हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साइन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एचएससी ग्रुप डी टारगेट की है, जो हमने 3 क्लासेस डाली है। 3 क्लासेस तो आपने भी देखी होगी। अच्छी लगी है तो इन वीडियो को लाइक करना। और आज हमारी एचएससी क्लास 4 चलने वाली है, जो हमारी एचएससी ग्रुप डी टारगेट का लेकर चल रहे हैं। जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसी को लेकर हम क्लासेस लगातार कंटिन्यू हमारी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारी क्लासेस है एचएससी ग्रुप डी टारगेट की 4th क्लास है। कल हमने क्या पढ़ा था मैं बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइव करा देता हूँ कि कल हमने जो 3rd क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल 12वीं शताब्दी हमने पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, कौन सा वंश आया। चौहान वंश आया था 12वीं शताब्दी में। और चौहान वंश किसको हराकर आया था? तोमरों को हराकर आया था। इसमें मैंने बताया था, कहानी बताई थी इंटरेस्टिंग की पृथ्वीराज चौहान की बताई थी, और एक राजा जयचंद की बताई थी मैंने कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद, यानी राजा जयचंद की जो बेटी संयोगिता थी वे गढ़वाल वंश से थी। और उनसे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। कब हो जाता है? तब वे जो पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गोरी का हरा देता है 1191 में। तो पृथ्वीराज चौहान एक अपनी पार्टी रखता है पार्टी, और उस पार्टी में राजा जयचंद आया हुआ था, और राजा जयचंद की जो बेटी संयुक्ता जो नाम है वो आई हुई थी। तो आपस में दोनों के साथ क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। वो इसी पार्टी में उस संयुक्ता को लेकर भाग जाता है, और राजा जयचंद क्या करता है, उसको हराने के लिए राजा मोहम्मद गोरी के साथ मिलता है, और फिर उसको पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और उसके बाद आने वाले 2 साल बाद यानी 1194 में चंदावर का युद्ध भी होता है, और उसमें यानी कि राजा जयचंद है और मोहम्मद गोरी है, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उसमें फिर से क्या हो जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और मोहम्मद गोरी का शासन भी आएगा। कब से कब तक ये रहा था। अब हमारी आगे सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज करेंगे क्या, 13वीं शताब्दी के बारे में आज हम बात करेंगे। राजा यानी कि सुल्तान कौन था, ये तो तमीज कौन था, रजिया सुल्तान कौन थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर हम आज सीरीज को स्टार्ट करें। आज हमारी सीरीज कौन सी है? 4th सीरीज है, ठीक है। और हमने 3 क्लासेज मैंने ऑलरेडी में डाल चुका हूं। अगर किसी भाई को अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर जाकर यानी कि जो पहली दूसरी तीसरी वीडियो है ये जरूर देखिए, तभी आपको 4th क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा कोई देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो 12वीं शताब्दी में पढ़ा चुका हूँ, 12वीं शताब्दी में कौन चौहान वंश आया था, यानी किसको हराकर, तोमरों को हराकर आया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13वीं शताब्दी। क्या पढ़ेंगे? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में क्या होता है गुरुजी? एक क्या है कि एक जो वंश आया था, कौन सा वंश आया था गुरुजी? बलवन वंश आया था, एक गुलाम वंश आया था। कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था। इसमें बलवन एक राजा हुआ करता था, गुलाम वंश है ये। गुलाम वंश आया था 1206 से, 1206 से और 1290 तक रहा था ये। 1206 से और 1290 तक क्या रहा था? गुलाम वंश रहा था। इसमें बलवन भी राजा आएगा, आगे मैं बताऊंगा कि 1266 से लेकर 1286 तक इसका क्या रहा था, राज रहा था। ठीक है, मैं आगे आगे जैसे जैसे बताऊंगा पढ़ते रहना आगे। अब देखो, गुलाम वंश की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? 1266 से होती है, और 1206 से यानी कि 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन रहा था गुरुजी। 1210 से लेकर 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन रहा था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था। कब किसका रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था। लिख देता हूं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन 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 ऐबक, ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या रहा था, शासन रहा था। अब आगे क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कुतुब मीनार बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी। तो कुतुब मीनार के बारे में हम जानेंगे कि कुतुब मीनार है कहाँ, और कितनी इसकी लंबाई है, कितना इसका व्यास है। ठीक है, ऊपर जाकर कितना व्यास हो जाता है, उसके बारे में हम इसके डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है कि दिल्ली के मेहरौली स्थान पर है। दिल्ली के कहाँ है? मेहरौली स्थान पर। दिल्ली के मेहरौली, मेहरौली एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, वहां पर क्या है? कुतुब मीनार है। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई कितने कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई की बात करेंगे, कितने गुरुजी? 72.6 यानी कि मीटर है। अगर आपने मैथमेटिक्स अगर आप ढंग से अगर पढ़े हो ना, तो पॉइंट के बाद अगर ये 5 से ज्यादा हो तो हम इसको 73 मान लेते हैं। अगर ये 72 पॉइंट अगर 4 होता तो हम इसको 72 मान लेते। ठीक है, मैथ के हिसाब से।
अब ये क्या है 6 यानी कि 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो हम क्या मानेंगे 73 मीटर मानेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं आए, अगर ये 73 आएगा तो 73 वाली पर टिक कर देना, आपका क्या है क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है ये, क्या है ये, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है 73 मीटर इसकी कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अब क्या बात आता है कि हमारा जो ये व्यास है, नीचे वाला व्यास, व्यास किसको कहते हैं, डायमीटर को कहते हैं, यानी कि व्यास है ये। ठीक है, रेडियस किसको कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है जो हमारे ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। अगर यानी एक छोर से दूसरे छोर को अगर मिला दिया जाए तो उसको डायमीटर कहा जाता है। अब डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का डायमीटर कितना था और ऊपर जाने के बाद डायमीटर कितना हुआ। देखो क्या है कि ये ऐसे कुतुब मीनार है, ऐसे कुतुब मीनार, यानी कि ऊपर जाने पर ये कम होता है। कोई किसी चीज को अगर नीचे से पतला करेंगे और ऊपर से अगर ज्यादा वो कर देंगे, हैवी कर देंगे, यानी कि ज्यादा इसकी डायमीटर ज्यादा ले लेंगे तो वो गिरने का खतरा रहता है। इसलिए नीचे से क्या हो जाता है, यानी कि ज्यादा डायमीटर और ऊपर से क्या होगा, कम डायमीटर, उसका बेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ऐसा है कि ये क्या है, ये हमारा कुतुब मीनार है, तो ये इसकी डायमीटर कितनी है, इसकी डायमीटर, यहाँ की डायमीटर कितनी है और यहाँ का व्यास कितना है। डायमीटर को व्यास, यानी कि हिंदी का शब्द क्या है, व्यास है, इंग्लिश में डायमीटर इसको कहा जाता है। तो ये कितना है गुरुजी, इसकी बात करेंगे तो 13.2, कई हमें 13.2 भी कहते हैं, और कई जो ज्ञान है यानी कि एचएससी के थ्रू हम अगर बात करेंगे तो 4.3, यानी कि 4.3, यानी कि ये क्या है, ये यानी कि 14.3 इसकी क्या है, डायमीटर है, यानी कि मीटरों में कन्वर्ट है ये, मीटरों में कन्वर्ट है ये। ठीक है, 14.3 क्या इसकी मीटर है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे 2.75 मीटर, 2.75 मीटर यहाँ की एचएससी के थ्रू है। 13.2 है, ये भी आप मतलब मान लो कहीं कहीं पर मिल जाता, अगर ये नहीं ऑप्शन में हो तो ये मिल जाएगा, ये नहीं ऑप्शन में हो तो ये मिल जाएगा, परंतु ज्यादा खर्च तो यही आता है कि 100 एग्जाम होंगे, 100 एग्जाम में 70 एग्जाम में तो 14.3 आएगा, 30.2 बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें यानी कि 14.3 को ही याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब गुरुजी ये आता है कि कुतुब स्तंभ है, कुतुब स्तंभ यानी कि कुतुब स्तंभ है, कुतुब स्तंभ है वहां पर, या फिर हम कह सकते हैं लोहा स्तंभ। क्या कह सकते हैं, लोहा स्तंभ है। कहाँ है ये कुतुब मीनार में है। इस पर कहते हैं कि लोग कभी भी इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, कुतुब मीनार में जाओ और कुतुब मीनार में एक लोहा स्तंभ है, वहां पर उस जगह पर कभी भी यानी कि जो लोहा स्तंभ पर कभी भी क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। तो मैंने इतिहास में क्या बताया आज कि कुतुब मीनार के ऊपर बताया है, कुतुब मीनार की आज मैंने क्या बताया, कुतुब मीनार के ऊपर बताया कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72.6 मीटर है। इसको 73 मीटर कन्वर्ट करते 73 मीटर मानते हैं। नीचे वाला जो बेस है वे 14.3 मानते हैं। ऊपर वाला जो व्यास है वे 2.75 मीटर मानते हैं। वहां पर एक लोहा स्तंभ भी है जिसको हमें कुतुब स्तंभ भी बोलते हैं। उस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये मेहरुल्ली के एक शहर है दिल्ली में, वहां पर ये पड़ता है। अब बात करेंगे 1206 से लेकर और 1210 तक मैंने बता दिया। अब बात करने वाले हैं 1210 से लेकर 1211 तक किसका शासन था भाई, किसका शासन था, आराम शाह का शासन, आराम शाह का शासन हम मानते हैं। 1210 से लेकर 1211 तक किसका शासन था, आराम शाह का शासन था। अब क्वेश्चन आता है कि 1211 से लेकर 1236 तक किसका शासन था, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का क्या था, इल्तुतमिश का क्या था गुरुजी, इल्तुतमिश का शासन मानते हैं 1211 से लेकर 1236 तक। अब हम क्या करेंगे, इल्तुतमिश के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको अपन नोट करना। मैं आपको एक फार्मूला शुरू से बताता हूँ कि कभी भी आप मेरी वीडियो देखो तो एक हाथ में क्या होना चाहिए, पेन कलम होनी चाहिए, दूसरे हाथ में रजिस्टर वगैरह होना चाहिए, सामने मोबाइल होना चाहिए और शांत स्वभाव में यानी कि शांत माहौल में बैठकर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और वहां पर आप यानी कि मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, और 100 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, यानी कि जो नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम होगा उससे पहले 100 वीडियो अपलोड में आपके करने का वचन लिया है। तो 100 वीडियो तो मैं आपके करूंगा। तो मैं आप क्या इल्तुतमिश के बारे में बताया था मैंने, इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, यानी कि इल्तुतमिश ने एक 1235 में 1235 एक 1231
इन दोनों डेटों के बारे में आपको बता दूं कि 1231 में क्या किया था कि इल्तुतमिश का एक बेटा था नसूरुद्दीन। क्या था? नसूरुद्दीन। नसूरुद्दीन क्या था? इसका एक बेटा था नसूरुद्दीन। ठीक है, आप एक काम करना, जब भी मैं लिखता हूँ मेरी राइटिंग के ऊपर मैं चलना, जो मैं बोलता हूँ ना वो अपने तरफ से आप ही एडिंग कर लेना। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी बेकार है, समझ में आए तो ठीक है, अन्यथा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आगे से थोड़े और सुधारने की कोशिश करूंगा। तो नसूरुद्दीन यानी कि इल्तुतमिश के जो बेटा नसूरुद्दीन है, उनके लिए एक क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। कब बनवाया था? ये 1231 में बनवाया था गुरुजी। और उसका क्या नाम था? 1231 में बनवाया था, उसका क्या नाम दिया गया था? सुल्तान गोरी। ठीक है, क्या नाम दिया गया था उसका? सुल्तान गोरी। ठीक है, सुल्तान गोरी का नाम दिया गया था। यानी कि जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसूरुद्दीन के लिए जो मकबरा बनवाया था, उस मकबरे का नाम क्या था? सुल्तान गोरी। और ये सुल्तान गोरी का जो मकबरा है, ये कहते हैं कि सबसे पुराना और सबसे पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तान गोरी का मकबरा है। यदि इस मकबरे का नाम क्या है? सुल्तान गोरी का मकबरा इसका नाम रखा गया है। और इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया गया था, नसूरुद्दीन के लिए, यानी कि जो इल्तुतमिश का बेटा है नसूरुद्दीन, उसके लिए ये बनवाया गया था। 1231 में बनवाया गया था। 1235 में क्या होता है? इल्तुतमिश ने अपने लिए एक मकबरा बनाया 1235 में, और कहते हैं कि इस पर कोई भी छत नहीं लगी। उसने छत लगाई जरूर थी, पर वो छत गिर गई। और फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन 1351 से लेकर 1388 तक है, फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि उसने इल्तुतमिश के जो मकबरा है उसके ऊपर छत लगाई थी। दिल्ली में है ये मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। उस पर फिर से छत लगाई। किसने लगाई? फिरोज शाह तुगलक ने लगाई, परंतु वो फिर से नहीं टिकी और वो फिर से नीचे आ गई, यानी कि गिर गई। इसकी बड़ी बदनसीबी, यानी क्या है? इसकी किस्मत क्या है? बेकार है। किस्मत क्या है? बेकार है। किस्मत बेकार है तो तुम इसकी। ठीक है, तो 1235 और 1231 यानी कि दोनों डेटों के बारे में बता दिया। और यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? हमारा इल्तुतमिश का था। ठीक है, दिल्ली को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? इल्तुतमिश का था। और इसी की किस्मत क्या है? बेकार है, जो कि अपने मकबरा बनाया और मकबरे के ऊपर यानी कि जो छत है वो कभी टिक नहीं पाई, यानी कभी थी नहीं, यानी कि जो बनाई जरूर जाती थी वो पड़ जाती थी। आज भी हमारे दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। तो 1231 वाली बात बता दी, 1235 वाली बात बता दी। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। अब एक राजा और आता है, यानी कि जो 1236 से लेकर 1236 तक ही रहता है। क्या रहता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहता है। क्या रहता है ये? 1236, यानी कि ये कोई साल में महीनों में कन्वर्ट होता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मैं लिख देता हूं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये मैं लिख देता हूं कि 1236 से लेकर 1236 तक इसका शासन रहा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब आती है इसकी बेटी, कौन सी? रजिया सुल्तान। उसकी बेटी आती है कि रजिया सुल्तान। देखो, रजिया सुल्तान के बारे में बता रहा हूं कि रजिया सुल्तान का जो शासन है वे कब से कब तक चला था? 1236 से लेकर 1240। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी 1236 से 1236 ही चला था, यानी कि वो महीनों में था, यानी कुछ 4-5 महीने वो रहा था, फिर उसके बाद उसका शासन चला गया। उसके बाद फिर जो इल्तुतमिश की जो बेटी है, यानी कि जो रजिया सुल्तान है, उसका शासन आ गया। ये भी 4 साल तक रही थी। ठीक है, 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। यानी दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? अंतिम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है गुरुजी? ये कैथल में है, हरियाणा के कैथल में किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, एक बात बता दूं कि उसके भाई का नाम क्या है? बहराम शाह इसका क्या नाम है? भाई का नाम है। बहराम शाह क्या है? उसके भाई का नाम क्या है? बहराम शाह है। और इसके जो शासन है वे 1240 से लेकर 1242 तक रहा था। इसका शासन एक 1240 से 1242 तक क्या रहा था? बहराम शाह का शासन रहा था। और एक और आता है
42 से लेकर 1242 से लेकर 1246 तक, ठीक है। क्या रहा था 1200 अलाउद्दीन मसूद मसूद शाह का यानी कि जो 1242 से लेकर 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह रहा था, यानी कि इसमें तो 1240 से 1242 में तो जो बहराम शाह है, जो रज़ी सुल्तान की जो भाई है वो रहा था, और 1242 से लेकर 1246 तक उन्हें अलाउद्दीन मसूद खा रहा था। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1246 से लेकर 1266 तक इसमें कौन रहा था? नसीरुद्दीन रहा था, जिसके लिए जो सुल्तान जो मकबरा बनाया गया था इल्तुतमिश ने, वो रहा था 1246 से 1266 तक रहा था। अब आता है बलबन, यानी कि 1266 से लेकर 1286 तक। कई क्या है कि कई किताबें दिखाती है कि 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। एक बार क्या होता है गुरुजी कि बलबन के जो बेटे हैं मोहम्मद, यानी कि उसने मोहम्मद को मेवातियों ने मार गिराया था 1265 में, यानी कि मेवातियों ने जो इसके जो बेटे हैं यानी कि मोहम्मद को मेवाती ने मार गिराया था, ठीक है। तब यानी कि ब्लड एंड आर्यन पॉलिसी अपनाई थी। कब? 1266 में, जब ये बलबन राजा बना था तब उन्होंने ब्लड एंड आर्यन पॉलिसी अपनाई थी। ब्लड एंड आर्यन पॉलिसी अपनाई थी 1200 यानी कि 66 में बनाई थी, जब ये राजा बना था, ठीक है ना, यानी कि रक्तहीनता अपनाई थी, ठीक है। तो 1266 लेकर 1286 तक बलबन क्या रहा था? राजा रहा था। अब क्वेश्चन क्या आता है गुरुजी, ये जो क्या होता है कि 1286 से लेकर 1287 तक भी था, एक कौन था? 1286 से लेकर 1287 तक कौन था? और एक राइटिंग यहाँ पर दिख रही है कि नहीं? 1286 से लेकर ऊपर वाले मिटा देता हूँ, कभी नीचे वाले कभी आपको न देखिए। 1286 से लेकर 1287 तक कौन था? के खुसरो। 1286 से लेकर 1287 तक कौन था? के खुसरो था। और 1287 से लेकर 1290 तक कौन था? के कुबाद, यानी कि मुइजुद्दीन केकोबाद, यानी कि मुइजुद्दीन केकोबाद, यानी कि क्या है? मुइनुद्दीन के नाम है, मुइनुद्दीन केकोबाद का शासन रहा था 1287 से लेकर 1290 तक रहा था इसका शासन, यानी कि गुलाम वंश के सभी शासनों के बारे में बता रहा हूँ, किसने कब तक राज किया था। 1290, यानी ये भी कुछ महीनों तक ही रहा था, ठीक है, ये भी कुछ महीनों तक ही रहा था, ठीक है ना। ये इसको मिटा देता हूँ, ये नीचे वाला आपने नोट कर लिया हो तो, ठीक है। तो 1290 से लेकर 1290 तक कौन रहा था? कैमूर्स रहा था, समुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, समुद्दीन कैमूर्स रहा था। ये मैंने जो गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक जो जितने भी जो गुलाम वंश के जो राजा थे उनके सभी के बारे में इसका शासनकाल बताया मैंने, कब से कब तक ये रहा था। बलबन था उसके बारे में बताया, उसके बेटे को मार गिराया था मेवातियों ने, तो इसके लिए ब्लड एंड आर्यन पॉलिसी अपनाई थी, 1266 में अपनाई थी, और वे राजा बना था 1266 से लेकर 1286 तक ये राजा बना था, ठीक है। और उसके जो इल्तुतमिश था उसने अपने बेटे के लिए एक नसीरुद्दीन के लिए एक मकबरा बनाया था, ठीक है, सुल्तान गोरी के नाम से उसको जाना गया था। 1231 में बनवाया गया था। हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे याद आया है कि 1193 में जो ये है ना, ये कुतुब मीनार, ये 1193 बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, 1193 में बनवाई गई थी। क्वेश्चन और है कि 1193 से लेकर 1206 तक जो मोहम्मद गोरी है उसका शासन रहा था। 1193 से लेकर 1206 तक किसका रहा था? मोहम्मद गोरी का रहा था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया। यह एक क्वेश्चन और आ सकता है कि गुलाम वंश का पहला राजा कौन था? गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। उसके दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था ना, कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, परंतु इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। ठीक है, कुछ कुछ हेडिंग याद आते हैं, मैं आपको वीडियो में शॉर्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण, इसका नींव रखी थी, उसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया गया था। और सभी को शासनों के बारे में मैंने बताया, जैसे 1286 से लेकर 1287 तक के खुसरो का क्या रहा था, शासन रहा था। और 1287 से लेकर 1290 तक मोइनुद्दीन के कुबाद का रहा था। और 1290 से लेकर 1290 यानी कुछ महीनों का ही था ये भी, यानी कैमुर्स का रहा था, कैमुर्स का रहा था। अब अगर ट्रिक के माध्यम से अगर याद करोगे तो आप कर लेना कि ख क, ये याद कर लेना कि ख क यानी कि के खुसरो। ठीक है, अरे के खुसरो का जो शासन था वे 1286 से लेकर 1287 तक रहा था। ठीक है, और ये के कुबाद का 1287 से लेकर 1290 तक रहा था। और कैमुर्स का 1290 से लेकर 1290 यानी कुछ ही यानी कि महीनों का शासन रहा था। तो आज के लिए हमारा सेशन 4th क्लास के लिए इतना ही, आगे फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जो प्लस टू पास जो बच्चे हैं, जो अभी जो न्यू है, उनको पता नहीं है कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, कैसे कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे नहीं आएंगे, किस कोचिंग में जाएंगे, वे भटकते फिर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड करिए, ताकि उस लोगों का यानी कि उस बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके। ठीक है, तो आपका और अपना परिवार का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय